आज हम कवि मैथिली शरण गुप्त के साहित्यिक परिचय के अंतर्गत कवि मैथिली शरण गुप्त के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में जानेंगे। तो इसमें सबसे पहले देखिए मैथिली शरण गुप्त का व्यक्तित्व। तो इसमें देखिए राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित, देश प्रेम से ओतप्रोत काव्य रचनाएं करने के कारण इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया गया। भारतीय संस्कृति के महान उद्गाता यानी भारतीय संस्कृति के महान विचारों को व्यक्त करने वाले श्री मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के चीर गांव जिला झांसी में सन 1886 में हुआ। गुप्त जी द्विवेदी युग के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रतिनिधि कवि हैं। मैथिली शरण गुप्त महावीर प्रसाद द्विवेदी के युग के सबसे अधिक लोकप्रिय कवि हैं। इनके पिता सेठ रामचरण कविता के प्रेमी थे। इनके जो पिता थे रामचरण, वे कविता लेखन के प्रेमी थे और कनकलता उपनाम से कविताएं लिखते थे। इनके पिता भी स्वयं भी कवि थे और वे कनकलता नाम से अपनी कविताएं लिखते थे। इनकी प्रारंभिक कविताएं किनकी? मैथिली शरण गुप्त की वैश्योपकारक में छपी। वैश्योपकारक एक पत्र का नाम है, किंतु बाद में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने पर सरस्वती में लिखना प्रारंभ किया। सरस्वती पत्रिका का नाम है ना, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा प्रकाशित की जाती थी और उन्हीं की प्रेरणा से खड़ी बोली को कविता की सरसता के अनुरूप ढालने का कार्य किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने खड़ी बोली हिंदी को भाषा के रूप में सम्मिलित किया था और उन्हीं की प्रेरणा प्राप्त करके मैथिली शरण गुप्त भी खड़ी बोली हिंदी में ही अपनी काव्य रचनाएं रचने लगे। गुप्त जी की रचनाओं में राष्ट्रीयता, स्वदेश प्रेम यानी राष्ट्र के प्रति भावना, देश के प्रति प्रेम और युगीन चेतना यानी उस समय की जागरणता और भारतीय संस्कृति की छाप पूरी तरह से दिखाई देती है। गुप्त जी की रचनाओं में राष्ट्र के प्रति प्रेम, स्वदेश प्रेम यानी अपने देश के प्रति प्रेम की भावना और उस समय की चेतना यानी जागृति और भारतीय संस्कृति की छाप पूरी तरह से उनकी रचनाओं में देखने को मिलती है। भारत भारती नामक रचना ने इन्हें अत्यधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई। इनका जो ग्रंथ है, महाकाव्य है भारत भारती, उससे इन्हें सबसे ज़्यादा लोकप्रियता, सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त हुई। देश एवं मातृभूमि के प्रति गर्व तथा गौरव, राष्ट्रीय जागरण से ओतप्रोत भारत भारती की कविताओं में इन्हें राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठित किया। देश और मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना, गौरव की भावना और राष्ट्रीय जागरण यानी राष्ट्र के प्रति जागृति से भरी हुई इनकी भारत भारती जो काव्य रचना थी, इसे राष्ट्र कवि के रूप में इन्हें सम्मान दिलाया। भारत सरकार ने इन्हें राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया यानी भारत सरकार के द्वारा इन्हें राज्यसभा में सदस्य भी बनाया। गुप्त जी की रचनाओं में
मानव जीवन और समाज के विविध अंगों की समस्याओं का चित्रण हुआ है। इनकी रचनाओं में मानव के जीवन से संबंधित और समाज की अनेक समस्याओं का चित्रण इन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। और इनकी रचनाओं में भारतीय संस्कृति की प्राचीनता के प्रति यदि आदर का पूज्य भाव है, यदि इनकी रचनाओं में भारतीय संस्कृति की प्राचीनता के प्रति यदि आदर का भाव है, तो नए परिवर्तन के प्रति तीव्र उत्साह भी है। तो नए विचारों के प्रति उनके काव्य में उत्साह भी दिखाई देता है। द्विवेदीन युगीन आदर्शवादिता यानी द्विवेदी युग की विचारधारा, नैतिकता, पवित्रता, पौराणिक आख्यानों की तरह, पौराणिक आख्यान यानी प्राचीन कथाओं की तर्क संगत व्याख्या, तर्क यानी तर्क के साथ उन्होंने प्रमाण के साथ उसका वर्णन किया। व्याख्या यानी वर्णन करना। समसामयिक यानी अपने समय, समसामयिक राष्ट्रीय हलचलों की तीव्र गुंज उनके काव्य में है। यानी उनके काव्य में उस समय की देश में जो हलचल हो रही थी उसकी तीव्र वाणी भी उनके काव्य में हमें दिखाई देती है। वे सामाजिक उत्पीड़न, राजनीतिक दास्ता, धार्मिक संकीर्णता के विरोधी हैं। वे समाज में जो शोषण होता है और राजनीतिक दास्ता ने गुलामी, और धार्मिक संकीर्णता यानी धर्म को लेकर जो संकुचित मानसिकता होती है, जो संकुचित विचारधारा होती है, उसका उन्होंने अपनी रचनाओं में विरोध किया है। उन्हें भारतीय सांस्कृतिक नवजागरण का कवि भी कहा जाता है। उन्हें भारतीय सांस्कृतिक नवजागरण का कवि भी कहा जाता है। उन्होंने भारतीय संस्कृति को लेकर जो नवीन विचार यानी प्राचीन कथाओं के आधार पर, प्राचीन आख्यानों के आधार पर जो नवीन विचार व्यक्त किए हैं, उनकी इसी विशेषता के कारण उन्हें नवजागरण का कवि भी कहा जाता है। तो ये हुआ मैथिली शरण गुप्त के व्यक्तित्व के बारे में कि उनका जन्म कहाँ हुआ, किस तरह उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और किस तरह उन्होंने अपने विचार अपनी रचनाओं में व्यक्त किए। तो ये हुआ मैथिली शरण गुप्त का व्यक्तित्व। अब उनके कृतित्व के बारे में हम जानेंगे, है ना। तो कृतित्व के बारे में देखिए, गुप्त जी ने खंड काव्य, प्रबंध काव्य, नाटक और अनुदित काव्य आदि विधाओं में लिखा है। खंड काव्य, प्रबंध काव्य, नाटक और अनुदित यानी अनुवाद किए गए काव्य। जैसे कोई काव्य दूसरी भाषा में यदि लिखा है, यदि ब्रज भाषा में लिखा है, अवधी भाषा में लिखा है, तो उसे हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों रचित करना, तो उसे कहा जाता है अनुदित ग्रंथ। इनकी रचनाओं में भारत भारती, जयद्रथ व्रत, पंचवटी, गुरुकुल, झंकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, सिद्धराज, विष्णुप्रिया आदि इनकी उल्लेखनीय रचनाएं हैं। और साकेत महाकाव्य ने गुप्त जी को कीर्ति के शिखर पर पहुंचाया। कीर्ति यानी प्रसिद्धि, जिसमें राम के पावन चरित्र को आधुनिक परिवेश में चित्रित करते हुए उपेक्षिता उर्मिला के चरित्र को त्यागमयी नारी के रूप में चित्रित किया है। साकेत महाकाव्य इनकी प्रसिद्धि का आधार है। यह एक ऐसा ग्रंथ है जिसने गुप्त जी को साहित्य के उच्च शिखर तक
पहुंचाया। इस महाकाव्य में इन्होंने भगवान राम के पवित्र चरित्र को आधुनिक विचारों में चित्रित किया और उपेक्षित उर्मिला के चरित्र को उन्होंने त्यागमयी नारी के रूप में चित्रित किया है। तो ये हुआ मैथिली शरण गुप्त का कृतित्व। अब हम आगे देखेंगे साहित्य में स्थान। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे। हिंदी साहित्य के इतिहास में वे खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि हैं। उन्हें साहित्य जगत में दद्दा के नाम से संबोधित किया जाता था। तो मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल के राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते हैं और हिंदी साहित्य के इतिहास में वे खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाले सबसे पहले और महत्वपूर्ण कवि रहे हैं और साहित्य जगत में उन्हें दद्दा नाम से संबोधित किया जाता है। तो यहाँ पर जो प्रश्न बन रहा है कि कवि मैथिली शरण गुप्त का साहित्यिक परिचय लिखिए। तो साहित्यिक परिचय लिखते समय आपको जीवन परिचय, रचनाओं के नाम और उनकी साहित्यिक विशेषता, इन बिंदुओं के आधार पर उत्तर देना है। और यदि प्रश्न आता है कि मैथिली शरण गुप्त का कृतित्व और व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में लिखिए, तो आपको पहले व्यक्तित्व के बारे में बताना है और कृतित्व में उनकी रचनाओं के बारे में बताना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।